गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू बेस लीला। तो भाई आज हम समझते हैं कि ये ग्लोबल टैब के अंदर ये सारे पैरामीटर्स क्या करते हैं और इनका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले ना अपने यूनिसन वाले एरिया पे आते हैं और ये समझते हैं कि ये सारे ऑप्शन क्या हैं। तो इस सारे ऑप्शन को डिस्कवर करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये आपका ऑसिलेटर ए का सेक्शन है और ये आपका ऑसिलेटर बी का सेक्शन है। तो ये दोनों के दोनों जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, ये आपके ऑसिलेटर ए से लिंक्ड हैं और ये आपके ऑसिलेटर बी से लिंक्ड है। तो कंफ्यूज मत होना कि कौन सा ए है और कौन सा बी। तो सबसे पहले समझते हैं रेंज क्या है और ये ऑसिलेटर में कहाँ इफेक्ट डालता है। तो अगर मैं अपनी साउंड की मल्टीपल कॉपीज़ बनाता हूँ और उनको डीट्यून करता हूँ और अगर मैं इस रेंज को बढ़ाता हूँ और फिर से मैं और बढ़ाता हूँ, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि जो मल्टीपल वॉइसेस प्ले हो रही है आपकी यूनिसन्स की हेल्प से, उनको कितना डीट्यून करा जाए, उनकी बेसिकली रेंज कि कितना सेमीटोन वो ऊपर जाए और कितना सेमीटोन उसकी जो मल्टीपल कॉपीज है वो नीचे की तरफ भागे। यहाँ पे 2 सेट हो रखा, तो इसका मतलब 2 सेमीटोन की रेंज अभी सेट हो रखी है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम बात करते हैं विड्थ नॉब क्या है। तो जब भी आप अपनी साउंड को ऐसे यूनिसन्स बढ़ा के डीट्यून ऐड करते हो तो आपकी साउंड मोनो से स्टीरियो में कन्वर्ट हो जाती है, बट ये आपको अलाउ करता है आप उस साउंड को फिर से मोनो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आपके ऑसिलेटर ए का विड्थ कंट्रोल है और ये आपके ऑसिलेटर बी का विड्थ कंट्रोल है, कितना मोनो चाहिए या फिर कितना स्टीरियो चाहिए या फिर बीच में कोई हल्का सा स्वीट स्पॉट। तो हम बात करते हैं वार्प ऑफसेट क्या है। तो जैसे मैं ऑसिलेटर में जाता हूँ और जैसे मैंने मल्टीपल ऐसे 3 कॉपीज़ चूज़ कर ली, उनको हल्का सा डीट्यून कर दिया और मैं एक कोई भी वार्प वैल्यू चूज़ कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने सिंक मोड यूज़ कर लिया। तो अब क्या होगा, ये जो मेरी मल्टीपल वॉइसेस है, जैसे 3 वॉइसेस है मेरी यहाँ पे, अब ये तीनों की तीनों वार्प मोड में से कोई डिफरेंट ऑफसेट से प्ले होंगी। ये तीनों की तीनों वार्प मोड पे सेम वैल्यूज़ पे प्ले नहीं हो रही होंगी। किसी ने ये वैल्यू ले रखी होगी, किसी ने ये वैल्यू ले रखी होगी, किसी ने ये वाली वैल्यू ले रखी होगी। तो 3 कॉपीज़ हैं, तो तीनों डिफरेंट वार्प मोड को चूज़ करते हुए प्ले करेंगी। जैसे अगर मैं इसको 0 रखता हूँ अभी, बट जैसे ही मैं ऑफसेट को इंक्रीज़ करता हूँ तो देखना जो मल्टीपल वॉइसेस है ना, उनका वार्प मोड चेंज होने लग जाएगा। तो आप ऑफसेट ऐड कर सकते हो अपनी मल्टीपल वॉइसेस के लिए कि वो डिफरेंट वार्प मोड को यूज़ करें और अपनी एक डिफरेंट टोन जनरेट, और सबकी फिर टोन थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि सब कोई ये ऑफसेट, कोई ये वार्प मोड ले रहा होगा, कोई ये वार्प मोड ले रहा होगा, कोई ये वार्प मोड ले रहा होगा। अब हम बात करते हैं वेव टेबल पोजीशन ऑफसेट क्या है। ये भी एग्जैक्ट वैसी ही चीज़ है, जस्ट हमारे वेव टेबल पोजीशन के साथ। अगर मैं कोई ऐसी सी शेप ले लेता हूँ और उसके अंदर देख रहे हो मल्टीपल फ्रेम्स हैं हमारे वेव टेबल पोजीशन पे, तो जैसे ही मैं इस रेंज को इंक्रीज़ करूँगा तो जो मेरी मल्टीपल कॉपीज़ है, अभी के सिनेरियो में 3 कॉपीज़ हैं, तो तीनों की तीनों कोई डिफरेंट वेव टेबल पोजीशन लेके अपने आप को प्ले कर रहे होंगे। आपको सुनाई भी दे रहा होगा कि जो मल्टीपल उसकी कॉपीज़ या वॉइसेस प्ले हो रही हैं, उनकी वेव टेबल पोजीशन चेंज हो रहे हैं। जब ये 0 रहेंगी वैल्यूज़ तो वो उसी पॉइंट पे प्ले होंगी तीनों की तीनों जो आपने सेट करा हुआ है। बट जैसे आप इस रेंज को इंक्रीज़ करते हो तो वो टोटल आपकी वेव टेबल पोजीशन में जितने भी फ्रेम्स हैं या फिर आपके वार्प मोड में जितने भी वैल्यूज़ हैं, उसमें से कोई भी रैंडमली चूज़ करेंगे, तीनों की तीनों डिफरेंट। तो हम बात करते हैं स्टैक क्या चीज़ है। तो जैसे आप इसके अंदर नंबर ऑफ़ वॉइसेस इंक्रीज़ कर देते हो तो आप उन वॉइसेस को डिफरेंट ऑक्टेव्स पे भी प्ले करवा सकते हो। कि मतलब मेरी एक ये वाली वॉइस जो है ये एक ऑक्टेव नीचे प्ले होगी, एक ये वाली वॉइस जो है एक ऑक्टेव ऊपर प्ले होगी। ये कॉर्ड्स बनाएंगे बेसिकली। नोट में एक ही प्रेस करूँगा बट मल्टीपल नोट्स प्ले हो रही होंगी, उससे हम कॉर्ड्स बना पाएंगे। इसमें आप 7 तक ऐड कर सकते हो। तो आप इसके साथ खेल के देख सकते हो एक्सपेरिमेंट के लिए। आप कोई भी एक नोट प्रेस कर रहे हो तो उसकी जो वॉइसेस है मल्टीपल, अब वो सिंगल नोट नहीं प्ले करेंगी, वो मल्टीपल नोट्स प्ले करने लग जाएंगी और कॉर्ड बना सकते हो आप एक ही ऑसिलेटर की हेल्प से विद एक ही नोट प्रेस करें। तो हम बात करते हैं मोड क्या है। ये मोड बेसिकली आपकी डीट्यून मोड्स हैं। जैसे अगर मैं इसको डीट्यून करता हूँ, हमारी साउंड को काफ़ी लीनियर वे में डीट्यून हो रहे हैं। जैसे मैं इस डीट्यून मोड को छेड़ूंगा तो उनका डीट्यून होने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। इसमें दिख भी रहा होगा आपको, काफ़ी अलग हो चुके हैं, अब लीनियर नहीं रहे वो। इन्वर्जन में जिसको उल्टा होगा और रैंडम में एकदम ही रैंडम।
और ये कि सेम के सेम सारे पैरामीटर्स आपके ऑसिलेटर बी में भी अप्लाई होते हैं, उसको बताने की खास ज़रूरत नहीं है कि आप समझ ही गए होगे, क्योंकि ऑसिलेटर बी और ऑसिलेटर है सेम ही एग्जैक्ट। तो ये सेम सेटिंग आपके ऑसिलेटर बी के लिए भी अप्लाई होती है, और आप चाहो तो खेल के देख सकते हो, और इसको खेल के देखना तभी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो हम बात करते हैं क्योस 1 और क्योस 2, ये दो वैल्यूज़ के हैं। जैसे आप एनवेलप से किसी भी चीज़ को मॉड्यूलेट कर रहे थे, LFO से किसी भी चीज़ को मॉड्यूलेट कर रहे थे, वेलोसिटी या फिर नोट से किसी भी चीज़ को मॉड्यूलेट कर रहे थे, वैसे ही ये क्योस होता है। अब ये क्योस क्या करता है, आपकी कोई भी नॉब आप इससे लिंक कर दो तो उसको रैंडमली मूव करेगा। अब हम इसको करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक्स में जाता हूँ, मैं चूज़ करता हूँ क्योस 1 और डेस्टिनेशन लगा देता हूँ मैं पिच, ताकि हमें ईजिली सुनाई भी दे, और मैं इसकी रेंज थोड़ी बढ़ा देता हूँ। तो अब ये पिच के पैरामीटर को जस्ट बिल्कुल रैंडमली लेगा, उसमें कोई भी ऐसा कोई शेप सेट नहीं है कि ऐसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या फिर ऐसे कोई AHDSR कि वो इस स्पीड से ऊपर जाएगा और इसको इससे नीचे लेगा, बिल्कुल रैंडमली उसको मूव करेगा। तो आप चाहो तो मूवमेंट को आप सिंक में रख सकते हो अपने BPM के बटन हिट करके। और आप ये मोनो बटन यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर मैं कोई 2 नोट प्रेस करूं तो अब दोनों नोट जैसे मैं प्रेस कर रहा था C और D शार्प, तो दोनों के लिए अलग अलग क्योस वैल्यूज़ लग रही थी, बट अगर मैं मोनो हिट कर दूंगा तो दोनों के लिए सेम क्योस वैल्यूज़ लगेंगी। और ये सैम्पल एंड होल्ड बेसिकली क्या है कि जो मूवमेंट हो रही थी वो काफ़ी ज़्यादा ना बॉक्स या फिर लैडर वे में होगी। इसको ऑन करके देखते हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह थोड़ी लैडरी वे में मूव कर रहा था, इस तरह। पहले वो काफ़ी स्मूथ वे में ऐसे इंक्रीज़ कर रही थी जैसे पिच चेंज करनी थी। और ये सेम चीज़ अप्लाई करते हैं आपके क्योस 2 के लिए भी। और आप इनको बेसिकली अगर कोई आप एनालॉग साउंड बना रहे हो तो आप इसको कोई एनालॉग साउंड या फिर कोई भी मतलब ऐसी साउंड जिसमें हर बार कोई रैंडम चीज़ हो रही हो, उसके लिए काफ़ी यूज़ कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल खेल सकते हो। मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ अगर मेरे को कोई भी ऐसे एनालॉग सिंथ को बनाना होता है, फिर कोई भी ऐसा सिंथ जो एनालॉग साउंड करे, हर बार एक डिफरेंट वैल्यू से प्ले और उसके अंदर कोई चीज़ मूव कर रही हो और बहुत ही रैंडमली। तो आपको ये सारे पैरामीटर समझ में आ गए होंगे। अब हम समझते हैं ये ऑसिलेटर सेटिंग क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे तो आपके ओवर सैम्पलिंग है, जितने ज़्यादा आप हाई रखोगे उतना ज़्यादा आपका CPU यूसेज बढ़ जाएगा, बट उतनी ज़्यादा आपको क्वालिटी भी हाई मिलेगी। अभी मैं 2x पे ही सेट कर देता हूँ। तो बेसिकली अब बात करते हैं ये दोनों ऑप्शन क्या है। तो ये पिच ट्रैकिंग है। अगर जैसे आप नोट कीबोर्ड में प्रेस करते हो नोट C, तो उस इन्फॉर्मेशन को सीरम लेता है और उसी हिसाब से ऑसिलेटर की पिच सेट करता है कि वो C, D शार्प और F नोट प्ले कर रहे हो। बट अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो पिच ट्रैकिंग करेगा ही नहीं। मल्टीपल नोट्स प्ले कर रहा हूँ, देखो डिफरेंट ऑक्टेव पे, पर उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो फिर यहाँ से चेंज कर सकते हो आप, उसको इस कीबोर्ड से अब कोई मतलब नहीं है, बस वो इनपुट ले रहा है ऑन और ऑफ का, पिच ट्रैकिंग का इनपुट नहीं ले रहा। तो हम बात करते हैं ट्यूनिंग मोड क्या है। तो बेसिकली आप C नोट प्ले करो तो C ही नोट प्ले हो, D शार्प नोट प्ले करो तो D शार्प ही नोट प्ले हो, तो उनकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज होती है। तो A जब हम प्ले करते हैं A4 तो 440 हर्ट्ज़ प्ले होती है। तो आप ट्यून कर सकते हो अपने ऑसिलेटर को, जैसे आप छेड़ोगे इसको तो वैसे वैसे आपकी सारी की सारी नोट थोड़ी बहुत डीट्यून होती जाएंगी, बट मैं ये नहीं करना चाहूँगा। मैं एग्जैक्ट वही वैल्यूज़ रखना चाहूँगा जो हमारी फ्रीक्वेंसी एंड नोट्स चार्ट में लिखी होती हैं। तो हम बात करते हैं नॉइस फाइन क्या है। तो जैसे आपने देखा था हमारे नॉइस ऑसिलेटर में पिच का ऑप्शन था जिससे हम उसको थोड़ा बहुत ट्यून कर सकते थे, बट अगर आपको इससे भी ज़्यादा फाइन वे में अपनी नॉइस को ट्यून करना है तो आप ये नॉइस फाइन यूज़ कर सकते हो। पिच ऑल्टर करेगा आपको जो भी सैम्पल उसमें है, बट बहुत ही ज़्यादा फाइन वे में। तो हम बात करते हैं अपने प्रेफरेंसेस की। तो अगर आप में इसमें कोई भी आपको चेंजेस करने हो तो आप यहाँ पे सेव बटन हिट करके उस प्रेफरेंसेस को सेव भी कर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो सेव नहीं होंगी। तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस पे आ जाते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट वेवफॉर्म ओवरव्यू। तो अगर आप इसको ऑन रखते हो तो जब भी आप अपना सीरम ओपन करोगे तो ये वाली वेवफॉर्म आपको नहीं दिखेगी, कुछ इस तरह दिखेगी। तो जब भी आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसको टिक करके सेव कर देते हो, जब भी आप सीरम खोलोगे तो आपको दोनों ऑसिलेटर में ऐसी 2D व्यू नहीं, ऐसा 3D सा व्यू दिखेगा। तो नेक्स्ट है हमारा पियानो कीज़ हिडन बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इसको एनेबल करके सेव कर देता हूँ तो जब भी मैं अपना सीरम ओपन करूँगा तो उसमें
ये वाला सेक्शन मेरे को कभी दिखेगा ही नहीं, ये वाला सेक्शन वो रिमूव कर देगा। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की, लिमिट पॉलीफोनी टू 1 नोट ऑफ एनी नोट नंबर। तो बेसिकली ये क्या करता है, अगर मैं कोई भी नोट प्रेस करता हूँ और मैं उसको रिलीज टाइम अभी के लिए बढ़ा देता हूँ, तो जब भी मैं एक नई नोट प्ले करता हूँ तो वो पिछली वाली नोट जो प्ले हो रही होती है उसको बंद कर देता है। बट अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, जो पहले मैंने नोट प्ले करी थी वो तो प्ले होती रहेगी, उसके ऊपर मल्टीपल और नोट्स प्ले होने लग जाएगी। तो अगर आपको वो इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप इसको एनेबल रख सकते हो। शो हेल्प टिप्स मतलब अगर आप इसको एनेबल रखोगे तो आप किसी भी पैरामीटर के ऊपर अगर माउस रख देते हो तो आपको हल्की सी विंडो खुल जाएगी जो आपको बताएगी वो पैरामीटर करता क्या। शो वैल्यूज़ व्हेन एडजस्टिंग, तो अगर आप इस पर टिक रखोगे तो आपको ये वैल्यूज़ दिखेंगी। अगर आप टिक हटा दोगे तो ये जो नीचे वैल्यूज़ लिखी आ रही है 1.641 ये आपको दिखनी बंद हो जाएगी। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की, लिमिट मॉड डेप्थ ऑन ड्रॉप। तो अगर मैं इसको एनेबल रखता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही मैं ऑसिलेटर सेक्शन में जाता हूँ और LFO को अपने लेवल पर ड्रैग करता हूँ तो क्या होगा, वो वैल्यू यहाँ से मूव करेगी और यहीं तक जाएगी जहाँ तक वो मैक्स जा सकती है, जो कि उसकी लिमिट है यहाँ तक। और आपको मैट्रिक्स में भी दिख रहा होगा वो एक्सट्रीम 100 तक नहीं गई, वो यहीं पे रुक गई क्योंकि उससे ऊपर वो जा ही नहीं सकती, उसका मैक्स पॉइंट है, इसके ऊपर वो डिस्टॉर्ट करने लग जाएगी। बट अगर मैं ये ऑप्शन को डिसेबल कर दूँ और सेव कर दूँ और फिर मैं ऑसिलेटर में जाऊँ और LFO को किसी भी कंट्रोल के ऊपर डाल दूँ तो अब क्या होगा, मैट्रिक्स में आपने देखा होगा अब वो यहाँ तक नहीं रुका, अब वो पूरा 100 तक चला गया, जबकि वो 100 के ऊपर जा भी नहीं सकता। और अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे हल्की सी रेड लाइट भी ऑन हो चुकी है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है, LFO ने अपनी वैल्यू सेट कर रखी है यहाँ, बट क्योंकि हमने लिमिट वाला ऑप्शन अब ऑफ कर दिया तो वो यहाँ तक चला गया, जबकि वैल्यूज़ लेवल की सिर्फ और सिर्फ यहीं तक जा सकती है, इसके आगे वो जा भी नहीं सकता। तो वहाँ पे एक रेड लाइट से इंडिकेशन भी आ जाती है कि वहाँ पे एक्सेस जा रहा है। तो हमारी साउंड डिस्टॉर्ट तो वैसे करेगी नहीं क्योंकि अगर मास्टर पे हमारी लेवल वैसे ही काम हो रखा है, बट जो मॉड्यूलेशन है वो यहीं पे जाके मैक्स तक रुकेगी, उसके बाद पीछे आएगी। और अगर मैं इसको डिसेबल करके सेव करके इनिशियलाइज करके किसी पे डालूँ तो क्या हो रहा है, वो उसी के अंदर मूव करी और वैल्यू इतनी ही सेट हो रखी है। पहले क्या हो रखा था, वैल्यू यहाँ तक सेट हो रखी थी जहाँ तक जाती भी नहीं, और वो फालतू में जो हमारा नॉब है वो यहीं के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था क्योंकि इससे ऊपर तो वो जा भी नहीं सकता। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है साइलेंट नोट प्लस इफेक्ट टेल वाला, वो बेसिकली क्या करता है, अगर आप इसको ऑन रखते हो तो अगर आप कोई भी नोट प्ले करते हो और उसके बाद उसकी रिवर्ब टेल होती है, एक छोटी सी रिवर्ब टेल, उसको वो कट नहीं करेगा। और अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो उसकी वो रिवर्ब टेल एक टाइम के बाद कट कर देगा। और नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है डबल क्लिक फॉर टाइपेबल वैल्यूज़ ऑन कंट्रोल्स, मतलब अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हो तो आप इसमें वैल्यूज़ भी टाइप कर सकते हो इस तरह। डबल क्लिक रीसेट कंट्रोल इंस्टेड में आपको क्या होगा, जैसे आप किसी भी कंट्रोल पर डबल क्लिक करोगे तो वो अपनी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आ जाएगा, बट अभी मेरे को ये डिसेबल नहीं रखना है क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करता ज़्यादा। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वॉर्ड मील WTPOS। तो अब ये क्या करता है, आपके मॉड व्हील को यूज़ करेगा आपके वेव टेबल पोजीशन को मूव करने के लिए, बट जब हम एक वेव टेबल एडिटर में होंगे तब, नॉर्मली नहीं करेगा वो। उसमें लिखा भी होगा, अगर आप इसमें आगे पढ़ोगे, व्हेन WT एडिटर इज़ ओपन, बेसिकली व्हेन वेव टेबल एडिटर इज़ ओपन, ये वाला। इस तरह देखो आपका मॉड व्हील आपके वेव टेबल पोजीशन को मूव कर रहा है, बट नॉर्मली अगर आप करोगे तो नहीं वो करेगा। जो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है डिसेबल माउस व्हील, वो बेसिकली क्या करता है, अगर मैं किसी भी पैरामीटर पे माउस रखूँ और अपना स्क्रॉल मूव करूँ तो अब देखो पैरामीटर हिलने लग गया। बट अगर आपको ये फंक्शन नहीं चाहिए तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो यहाँ से। तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है MPE एनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको पता होगा सीरम MPE एनेबल्ड सिंथ है। तो अगर आप इसको ऑन रखते हो तो जैसे ही आप सीरम ओपन करोगे तो वो MPE एनेबल्ड तैयार हो जाएगा, बट अगर आप इसको ऑन नहीं रखते तो वो MPE एनेबल्ड नहीं होगा। तो बेसिकली यही सारे कंट्रोल्स थे जो काफ़ी लोग मतलब ज़्यादा घुसते नहीं है ग्लोबल टैब में कि पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, बट काफ़ी इजी और काफ़ी यूज़फुल कंट्रोल है अगर आपको कोई भी अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करनी हो। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। चैनल में इंटरेस्ट लगा है तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दो, और हमारा व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर लेना क्योंकि वहाँ पे फीडबैक्स एंड ऑल, और आपको अपने टाइप के लोग मिलेंगे जो डिस्कॉर्ड पे लाइव स्ट्रीम करते हैं अपनी प्रोडक्शन का, और आप उनसे इन्वॉल्व हो सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।